हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहनवाज बीपीएससी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने उस वीडियो में साइंस के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे कि फिजिक्स में का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, केमिस्ट्री का कौन सा है, बायो का कौन सा है, उनके साथ उनका वेटेज भी बताया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है यानी पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने प्रकाश बता के रखा है, लाइट, इसको कवर करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि हमें बचे हुए एक महीने में सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कवर करना है। ठीक है, तो पहले फिजिक्स के इन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे। आइए हम लोग इसका यानी प्रकाश का, या तो कह सकते हैं कि आपके बुक में हो सकता है प्रकाश ना दिया हो या चैप्टर 1 में ये बुक ना हो, तो हो सकता है चैप्टर में अलग हो, या प्रकाश ना भी दिया रहे तो प्रकाश का प्रवर्तन दिया रहेगा और प्रकाश का अपवर्तन दिया रहेगा। आइए सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हम लोग इस बुक का यूज़ करेंगे। इस बुक का रेफरेंस लेने वाले हैं, ये जो कि बीबीडी का बुक है। ठीक है, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, तो इसका हम लोग रेफरेंस यूज़ करेंगे। आइए तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश का मैंने जैसा कि बताया आपको कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन करके रहेगा। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश का एक गुण भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इस दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समभुजा दर्पण है, चाहे तो अगर हमेशा सीधा बनाएगा, चाहे आप कितनी डिस्टेंस पे खड़े होंगे, तो वो दर्पण चाहे तो समतल होगा चाहे तो उत्तल होगा। ठीक है, अगला है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की निर्वात या वैक्यूम में। अब अगला क्वेश्चन है कि तेलीय कागज होता है, तो तेलीय कागज क्या होता है, पारभाषक होता है, क्योंकि इसमें आराम से किरणें पार कर एक मतलब इधर से उधर पार कर सकती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण द्वारा परावर्तित है, तो परावर्तित किरणपुंज होगा कि अभिसारी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की ओर प्रारोह की गति क्या कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन। ये आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे कि पौधे का प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, और फिजिक्स में भी प्रकाश की ओर प्रारोह की जो गति है वो भी प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। अगला कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो समतल दर्पण का जो एम है वो +1 होता है, यानी कि वस्तु का अनुपात, मतलब ये जो आवर्धन है इसका जो पूछ रहा है मान, तो ये +1 होगा समतल दर्पण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो जो प्रवर्तन कोण है, तो अगर लंबवत आपतित होगी तो प्रवर्तन कोण हमेशा है कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो जो प्रवर्तन कोण बचेगा वहाँ पर वो 0 डिग्री का बचेगा। ठीक है, किरणों के समूह को किरणपुंज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, या तो प्रकाशपुंज भी बोल सकते हैं, इसलिए ए या सी आप दोनों भी मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीधे रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, अभी पीछे हमने देखा। अगला क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज पारभासी होती है। ठीक है, अब सूर्य से आने वाली किरणें समांतर किरणपुंज का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ से समांतर रूप से किरणें आती है। अब आइए देखते हैं इधर अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, इससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, जो गोलीय दर्पण है ये अगला टॉपिक है, लेकिन ये प्रवर्तन के अंदर का टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का यूज जो हम कर रहे हैं ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, इसीलिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण यानी कहने का मतलब जहाँ आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पढ़ेंगे वहाँ से भी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि ये है ना जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए नाई लोग अपने दुकान में या सैलून में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि उन्हें बाल या दाढ़ी का साइज थोड़ा बड़ा दिखे, जिससे उसे काटने में उन्हें आसानी हो। अगला क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी एफ और आर में संबंध पूछ रहा है, तो एफ बराबर R/2 होता है, अगर आर को इधर कर दीजिएगा तो आर बराबर 2F भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग ये उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट है उसका प्रवर्तक सतह होता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये वाला आप अभी यहाँ पे इस तरह करके देख सकते हैं, अगर ये दर्पण है तो ये जो बंद करती है मुख इसका, ये इसका द्वारक कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी जो डेंटिस्ट लोग हैं वो अपने मरीजों को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। इसका ये क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव में के रूप में भी लिख सकते हैं, अगर पूछेगा अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखें, तो दंत चिकित्सक भी अपना रोगी मतलब दंत चिकित्सक अपने रोगियों को जांचने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की फोकस दूरी किसी दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो F बराबर R/2 है, तो R बराबर 2/F आएगा। तो यहाँ पर आप इसे करके मतलब वो फॉर्मूला से आप
निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब F बराबर होता है R/2, ठीक है। और F का मान दे के रखा है आपको, यहाँ पे F का मान दिया है 32, तो अगर R निकालने बोल रहा है तो R कर दीजिए, मतलब R/2 कर दीजिएगा, तो 32/2 जो करिएगा तो आएगा 16, इसलिए यहाँ पर 16 टिक मारा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी कहाँ होती है, तो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जिस तरह दर्पण में उत्तल धनात्मक होता है, उसी तरह लेंस में उत्तल ऋणात्मक होता है। जिस तरह दर्पण में अवतल ऋणात्मक होता है, ठीक उसी तरह लेंस में अवतल धनात्मक होता है, ठीक है। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि दर्पण जस्ट अपोजिट होता है लेंस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका करते हैं, तो हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि ये चीज़ों को छोटा दिखाता है। अगला क्वेश्चन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त यानी हेडलाइट के रूप में, अग्रदीप मतलब हेडलाइट पूछ रहा है, तो हेडलाइट वहाँ पर आपको बता दिया गया है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक खगोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो हमको कितना, इससे कोई मतलब नहीं, प्लस है या माइनस है, अभी मैंने बता के रखा है कि जिस दर्पण का फोकस प्लस होगा वो होगा उत्तल, और यहाँ पे तो ये +20 है, इसलिए यहाँ पर दर्पण उत्तल होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब एकदम समान आकार का बने और वास्तविक बने, तो अगर आप सी पे रखिएगा यानी वक्रता केंद्र पे रखिएगा तो प्रतिबिंब एग्जैक्ट वस्तु की तरह बनेगा, ठीक है। इसलिए इसका जवाब होगा कि वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में तो निम्नलिखित संबंध है। देखिए यहाँ f से r का संबंध पूछा है, यानी r का संबंध f में करना है, तो r बराबर होता है 2f के, क्योंकि फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। अगर r को उधरे रखिएगा तो r बराबर हो जाएगा 2f के, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, मतलब कौन सा दर्पण है, या तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, या तो वो समतल होगा या तो वो उत्तल होगा। हमको लगता है ये क्वेश्चन छूट गया है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक हमेशा सीधा एवं हरासित छोड़िए सीधा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला है कि किस दर्पण में दूरी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, या तो बता चुके हैं कि समतल या तो उत्तल। अगला क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल। यही तो कारण है कि इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इनमें से सभी, जितना यानी समतल दर्पण भी बना सकता है, उत्तल दर्पण, यानी कुछ कंडीशन ऐसा है जिनमें सभी में किसी न किसी तरह से आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, तो जब ऋणात्मक यहाँ पर दर्पण में बात आया है तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, यानी कि आप दर्पण से जितना नज़दीक लेके जाइएगा उतना चांस है कि आप आवर्धित या तो कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बना सकिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब के बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के जितना नजदीक जाएगा वस्तु उतना उससे बड़ा बनेगी, तो दर्पण तथा ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी f दे के रखा है, मतलब f दिया है और r पूछ रहा था, r बराबर 2f करेंगे तो 2 गुना बूस्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, ये यहाँ पर 40 टिक मारा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन की महत्तम उत्तल आवर्धन का अप मैक्सिमम या तो मिनिमम आप नंबरिकल के लिए 1 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो मान होता है वो हाफ होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होगा, ठीक है। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, अगर पूरा रहता तो ज़्यादा तीव्र बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आँख नाक गला के चिकित्सक, अभी हम बताएं कि डेंटिस्ट लोग जो है या तो किसका उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो जब अगर 10 सेंटीमीटर से अवतल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर से उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा, तो जब धनात्मक होगा तो जाहिर सी बात है कि 10 से कम होगा, क्योंकि अगर ऋणात्मक है तो 10 से अधिक या 20 से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 से कम होगा, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या है, फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगी, क्योंकि जितना सामने जाएगी दर्पण के जितना सामने जाएगी प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, ठीक है। इसलिए ये फोकस से ध्रुव की ओर जा रही है, ठीक है, मेन ध्रुव की तरफ वहाँ जाके सट जाएगी, इसलिए उसका प्रतिबिंब, उस चींटी का प्रतिबिंब लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान कितना है तो 20 से अधिक होना चाहिए तब होगा। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है तो अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है। कार की हेडलाइट, यही बार बार क्वेश्चन रिपीट पूछ रहा है कि अग्रदीप या हेडलाइट, तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है। इस प्रकार हमने जो ये प्रकाश वाला चैप्टर है, 1 मिनट रुकिएगा, इस प्रकार हमने ये प्रकाश चैप्टर यानी अपवर्तन टॉपिक और परावर्तन टॉपिक दोनों को मतलब कह सकते हैं कि आप दोनों का देख लिया। इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव को हमने देख लिया। अब आने वाले चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे आने वाले वीडियो में, फिर ऊर्जा के स्रोत को, फिर इन तीनों का सब्जेक्टिव देखेंगे। ये तुरंत वीडियो आने लगेगा पर डे बाय डे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास 1 मंथ का समय बचा है बोर्ड के लिए। तो कम से कम इन कम बचे हुए कम समय में उन टॉपिक को पढ़िए जिससे बोर्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये विजुअलाइज करके हर साल का डेटा यही है, क्योंकि PYQs को 80% या तो कह सकते हैं 80 नहीं तो 60% जरूर रिटेन करेगी बिहार बोर्ड। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसी को पढ़ें क्योंकि और जो जिन्होंने पढ़ रखा है वो इस वीडियो को जरूर रिवीजन करें। ठीक है। इसी चैनल पर बने रहिएगा। अगला वीडियो भी विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर ऊर्जा के स्रोत, ये दोनों कंबाइन में आ जाएगा ताकि 2 ही पार्ट में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। फिर अगला वीडियो सब्जेक्टिव का आएगा। इसी चैनल पर बने रहें और इतना मेहनत करने के लिए गाइस आप लोग सब्सक्राइब करें जो शाहनवाज BPSC यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें शाहनवाज BPSC चैनल को। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये तो देखिए इधर आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी के बारे में भी है, तो बायोलॉजी में भी वीडियो आने वाला है। ठीक है। ये फिलहाल जो है इस वीडियो में आपको प्रकाश का जो चैप्टर है, आप अगर वेटेज नहीं समझ पाए या सिलेबस नहीं समझ पाए कि क्या पूछेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें आपको वेटेज बताया गया है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है पार्ट बाय पार्ट, ताकि आप समझ पाए कि हमको कितना पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किसको किसको स्किप कर देना है। आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड हमेशा किसी चैप्टर से, जैसे कि फिजिक्स में लाइट चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि बोर्ड वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इन बचे हुए कम समय में अगर आपने पढ़ रखा है तो वही रिविजन करना है जो आएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो कुछ सिर्फ चुनिंदा टॉपिक पढ़े, जैसे ये सब टॉपिक हो गया कि फिजिक्स में इनको पढ़ें, केमिस्ट्री किनको पढ़ना है, इसके लिए मैंने पहला वीडियो बना लिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए बने रहें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें शाहनवाज BPSC चैनल को, और इन बचे हुए समय में यही पढ़ें। आप ये गारंटी है कि इन सभी वीडियो को पढ़ के आप कम से कम साइंस में 80 में से 75 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।